हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.4 डिटर्मिनेशन ऑफ अ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर। मेरे पास एक वायर होगी, लेट्स सपोज किसी मेटल की वायर है, मुझे उसका यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है एक्सपेरिमेंटली। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ अ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर। मुझे एक वायर का एक्सपेरिमेंटली एक यंग मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटली यंग मॉडुलस फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो मेरे पास कोई ना कोई ऑपरेटर्स होना चाहिए जिसके थ्रू मैं फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है सेल्स ऑपरेटर्स। सेल्स ऑपरेटर्स का मैं इस्तेमाल करते हुए वायर का यंग मॉडुलस फाइंड आउट करूंगा। अब ये सेल्स ऑपरेटर्स में क्या क्या चीजें शामिल है, तो सबसे पहले तुम लोगों ने दो वायर्स लेनी है। जिन वायर का तुम लोगों ने यंग मॉडुलस फाइंड आउट करना है उनकी वायर्स लेनी है। लेट्स सपोज मैंने स्टील के यंग मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो मैं स्टील की दो वायर्स लूंगा, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है, डायमीटर भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, सारी चीजें कॉमन होनी चाहिए। दो वायर्स है सेम मटेरियल की, सेम लेंथ की, सेम थिकनेस की। इन दोनों वायर्स को एक एंड से अपर एंड से मैंने रूफ के साथ फिक्स किया हुआ है और लोअर एंड से इनके साथ एक एक फ्रेम को मैंने हैंग किया हुआ है। एक फ्रेम का नाम मैं कह लेता हूँ F1, दूसरे फ्रेम का नाम है मेरे पास F2। अच्छा, एक वायर का मैं नाम रख लेता हूँ ऑक्सिलरी और रेफरेंस वायर। एक मेरे पास रेफरेंस वायर होगी, एक मेरे पास एक्सपेरिमेंटल या टेस्ट वायर है, एक मेरे पास टेस्ट वायर होगी और एक का नाम रेफरेंस वायर है। बस मैंने नाम उनसे वो चेंज कर दी, बाकी सारी चीजें कॉमन है, मटेरियल, लेंथ, डायमीटर सारा कुछ सेम ही। फिर यहाँ पे लगी रहती है एक स्ट्रिप, मेटल की स्ट्रिप है। जो मेटल की स्ट्रिप है वो फ्रेम 2 में फिक्स है, यहां से वो फ्रेम 2 में फिक्स है, जबकि फ्रेम 1 में उसे मैंने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है एक स्क्रू के साथ, उसे मैंने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। अच्छा, स्क्रू के हेड पे कुछ रीडिंग्स मेंशन है, स्क्रू के हेड पे यहाँ पे कुछ रीडिंग्स मेंशन है। उस रीडिंग को मैं नाम दे रहा हूँ ये सर्कुलर स्केल है। स्क्रू के हेड पे मेरे पास सर्कुलर स्केल मेंशन है। इस स्क्रू के साथ मेरे पास एक स्ट्रिप लगी रहती है, बिल्कुल साथ एक स्ट्रिप लगी रहती है। जो स्ट्रिप है उसके ऊपर भी रीडिंग्स मेंशन है मिलीमीटर्स में। उस स्केल को मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास है पिच स्केल। यहाँ पे मेरे पास दो स्केल हो गए ना, एक सर्कुलर स्केल जो कि स्क्रू के हेड के ऊपर रीडिंग्स मेंशन है, एक स्ट्रिप है जो उसके साथ ही लगी है उसके ऊपर कुछ रीडिंग्स मेंशन है, उसे मैं कह रहा हूँ पिच स्केल। इन दोनों स्केल्स को कंबाइनली बोला जाता है, ये मेरे पास है माइक्रोमीटर। इस पूरे सेटअप को स्क्रू और ये जो स्ट्रिप लगी है और इनके ऊपर जो रीडिंग है इसे बोला जाता है माइक्रोमीटर्स। अच्छा, फिर इन फ्रेम्स के नीचे जो से एक में हैंगर है और एक में डेड वेट या कांस्टेंट वेट जो है वो लटकाया रहता है। ठीक है। अब होता क्या है, मुझे इस वायर का जो है वो यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस मेरे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन मेरे पास होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो, इस पूरे प्रैक्टिस में मुझे फाइंड आउट करना है कि मैंने कितना लोड डाला, कितना लोड यहाँ पे रखा और उसकी वजह से कितनी लेंथ चेंज हुई। इस पूरे प्रैक्टिस से मुझे बस ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, चेंज इन लेंथ और कितने लोड पे कितनी लेंथ चेंज हुई, बस ये दो चीजें। ठीक है। अभी मान के चलो ये जो दोनों फ्रेम्स हैं इनके साथ मैंने हैंगर और डेड वेट को नहीं लटकाया हुआ, तो यहाँ पे होगा क्या, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो पिच स्केल के जीरो के साथ एक्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। मतलब अभी मैंने जैसे वो ऑपरेटर्स को बिल्कुल 0 0 पे सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेरे पास पिच स्केल के जीरो के साथ एक्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। अब जब मैं यहाँ पे हैंगर डालूंगा और हैंगर के ऊपर वेट रखूंगा और यहाँ पे कांस्टेंट वेट मैंने रखा हुआ है, अगर ये मिसमैच कर रहे हैं, मतलब ये वेट इस वेट के बराबर नहीं है, तो होगा क्या, एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्टिव से ज्यादा नीचे चल जाएगा। लेट्स सपोज ये जो फ्रेम 1 है ये मेरे पास फ्रेम 2 के रिस्पेक्टिव से ज्यादा नीचे चला जाएगा। अब ज्यादा नीचे चला जाएगा तो होगा क्या, ये जो स्ट्रिप है ये भी क्या हो जाएगी, पूरे का पूरा फ्रेम नीचे, तो ये स्ट्रिप है ये भी बैंड हो जाएगी। अब इस स्ट्रिप के ऊपर पड़ा रहता है मेरे पास स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल मुझे ये बताता है कि जो सरफेस है वो एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। इसमें फ्लूइड होता है और फ्लूइड में लिक्विड होता है, लिक्विड में एक बबल है। अगर वो बबल दोनों लाइंस के अंदर ट्रैप है, दोनों लाइंस के अंदर, जैसे ये बबल है दोनों लाइंस के अंदर ट्रैप है, तो इसका मतलब वो जो सरफेस है एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर ये बबल आगे या पीछे शिफ्ट कर दे तो ये बबल का शिफ्ट करना ये बताता है कि अब ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। यहाँ पे तुम लोगों को पीछे भी शो हो रही है कि जिसमें मेरे पास एक स्पिरिट लेवल है, एक सरफेस के ऊपर मैंने रखा हुआ है और वो ग्रीन फ्लूइड के अंदर एक बबल है। वो जो बबल है एक्जैक्टली जो है दोनों लाइंस के अंदर ट्रैप है। दोनों लाइंस के अंदर ट्रैप होने का मतलब ये जो सरफेस है एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल बिल्कुल है। ठीक है। अब जब मैं लोड लगाऊंगा तो ये जो दोनों फ्रेम्स है एक दूसरे के रिस्पेक्टिव से मूव करेंगे। लेट्स सपोज F1 फ्रेम मेरे पास नीचे चला गया तो जो स्ट्रिप है वो भी बेंड हो जाएगी। स्ट्रिप बेंड होगी तो यहाँ पे जो लिक्विड में जो बबल है, स्पिरिट लेवल का जो बबल है वो दोनों लाइन से आगे या पीछे शिफ्ट हो जाएगा। उसका आगे या पीछे शिफ्ट होना ये बता रहा है कि ये जो स्ट्रिप है आगे हॉरिजॉन्टल नहीं रही। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्रू को घुमाऊंगा। जब मैं स्क्रू को घुमाऊंगा तो ये स्क्रू ऊपर या नीचे, घुमाने से क्या होगा, स्क्रू ऊपर या नीचे मूव करेगा। तो इस तरीके से घुमाऊंगा कि ये जो स्क्रू ऊपर जाए
और इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि जो स्पिरिट लेवल में ये जो बबल है एग्जैक्टली वापस दोनों लाइंस के अंदर ट्रैप हो जाए, मतलब ये जो स्ट्रिप है मेरे पास एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए। अच्छा, अब ये जितना फ्रेम नीचे आया होगा उतना ही स्क्रू ऊपर जाएगा, तो तब भी ये स्ट्रिप लेवल होगी। मतलब पहले मेरे पास स्ट्रिप लेवल थी, बेल्ट लगाया, बेल्ट की वजह से फ्रेम नीचे आ गया, अब मैं स्क्रू को घुमाऊंगा, स्क्रू स्ट्रिप को वापस ऊपर करेगा, जितना फ्रेम नीचे आया होगा उतनी ही स्ट्रिप ऊपर गई होगी। तो यहाँ पे इस लेंथ में जितना चेंज हुआ होगा इस लेंथ में उतना ही स्क्रू मेरे पास ऊपर मूव करेगा, और जितना स्क्रू ऊपर मूव करेगा वो मैं रीडिंग यहाँ से देख लूंगा, तो मेरे पास चेंज इन लेंथ यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, दोबारा तार लोड लगाऊंगा, पूरे का पूरा जो है वो फ्रेम नीचे जाएगा, लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होने से स्ट्रिप बेंड होगी, स्क्रू को मैं घुमाऊंगा, स्क्रू के घुमाने से स्ट्रिप वापस हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। स्ट्रिप का वापस हॉरिजॉन्टल आने का मतलब है कि जितनी इस लेंथ में चेंज हुई थी, जितनी लेंथ इंक्रीज की थी, एक्सटेंशन हुई थी, उतना ही स्क्रू ऊपर गया, इसी वजह से ये जो स्ट्रिप है ये हॉरिजॉन्टल होगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, माइक्रोमीटर से मैं रीडिंग देख लूंगा और यहाँ से मेरे पास चेंज इन लेंथ मेजर हो जाएगी। कैसे होगी और कैसे देखना है, मान के चलो मैंने स्क्रू को घुमाया, स्क्रू पहले 0 पे था, 1 को क्रॉस किया पिच स्केल के, 1 और 2 के इन बिटवीन है, और यहाँ पे जो सामने रीडिंग आ रही है वो आ रही है 42। पिच स्केल की इस लाइन के सामने जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है लेट्स सपोज 42। तो माइक्रोमीटर कितना ऊपर मूव किया होगा, ये पिच स्केल का 1, और यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग है 42, तो इसकी रीडिंग होगी 1.42। ठीक है, बड़ा सिंपल है, मतलब कौन सी लाइन को क्रॉस किया और फिर सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग पिच स्केल की स्ट्रिप के बिल्कुल सामने आ रही है, उस रीडिंग को मैं नोट डाउन करूंगा तो मेरे पास होगा 1.42। इस तरीके से मैं रीडिंग देख लूंगा 1.42 मिलीमीटर। अच्छा, अगर ये माइक्रोमीटर का मुझे माइक्रोमीटर है ना, बेसिकली पिच स्केल और सर्कुलर स्केल मेरे पास माइक्रोमीटर है, स्क्रू ऊपर या नीचे कितना ऊपर या नीचे मूव किया वो मुझे माइक्रोमीटर से पता लगेगा। अगर ये माइक्रोमीटर का मैंने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना हो तो इसका फॉर्मूला आता है पिच स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन पिच स्केल। पिच स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है उसे मैं डिवाइड कराऊंगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी नंबर ऑफ डिवीजन है। अब यूजुअली जो पिच स्केल में दो कॉन्सेक्यूटिव साइड बाय साइड वाली रीडिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। स्केल के ऊपर भी, नॉर्मल स्केल के ऊपर भी 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर को मैं डिवाइड कराऊंगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन है यूजुअली चेंज भी हो सकते हैं लेकिन आमतौर पे 100 नंबर ऑफ डिवीजन होती है। तो जो लीस्ट काउंट होगा माइक्रोमीटर का वो है मेरे पास 0.01 मिलीमीटर। अच्छा, आप यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। यंग्स मॉडुलस मेरे पास होता है रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन को बोला जाता है यंग्स मॉडुलस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। पिछले लेक्चर में हमने देखा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, वो मेरे पास स्ट्रेस है, और स्ट्रेन होती है टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्लेस कराऊंगा तो पूरे का पूरा ये फैक्टर इनवर्स हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, ये फैक्टर क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस मेरे पास बराबर होगा फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। तो अब ये जो फोर्स है वो मैं कैसे लगा रहा हूँ, मतलब ये सेपरेटर्स पे जो मैं फोर्स है वो मैं कैसे लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कुछ मैसेज, मैसेज का जो वेट है वो मेरे पास एक्ट हो रहा है एज अ लोड। वो जो मैस का वेट है वो मेरे पास फोर्स लगा रहा है। तो जो वेट का फॉर्मूला आता है, मैस का जो वेट है उसका फॉर्मूला m इंटू जी, और ये जो वेट है ये मेरे पास फोर्स के बराबर है। तो फोर्स मेरे पास बराबर होगी m इंटू जी के। फोर्स की जगह मैंने m इंटू जी लिख दिया। एल है मेरे पास ओरिजिनल लेंथ, एरिया। अब जो वायर है इस वायर का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। देखो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल कट करूं तो सामने से मुझे एक सर्कल नजर आ रहा है, वायर है सामने से मुझे एक सर्कल नजर आएगी। अब इस सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया मेरे पास पाई आर स्क्वायर इनटू चेंज इन लेंथ। अब अगर मुझे यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मुझे पता होने चाहिए। तो सबसे पहले है मेरे पास ओरिजिनल लेंथ, मुझे वायर की ओरिजिनल लेंथ पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज वो जो वायर है अभी मैंने इसे ली तो वो मेरे पास 1 मीटर की वायर, ओरिजिनल लेंथ मेरे पास आ गई। वायर है 1 मीटर की, मैंने वायर ले ली तो ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी 1 मीटर। यहाँ पे जी मेरे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और यहाँ पे मेरे पास है एम मैस, कि कितना मैं मैस रखूंगा और उसकी वजह से कितनी एक्सटेंशन होगी। मतलब यहाँ पे मैं मैस रखूंगा और मैस मैं देखूंगा कि मैंने कितना मैस यहाँ पे रखा और उसकी वजह से चेंज इन लेंथ कितनी हुई, वायर में एक्सटेंशन कितनी हुई। और वो चेंज इन लेंथ कैसे पता चलेगी, माइक्रोमीटर से। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मैस भी आ जाएगा, मैंने मैस कितना रखा और उसकी वजह से चेंज इन लेंथ कितनी हुई। चेंज इन लेंथ मैं माइक्रोमीटर से मेजर कर लूंगा। पीछे रह गया रेडियस। वायर का रेडियस कैसे मेजर करना है, तो स्क्रू गेज के थ्रू मैं वायर का सबसे पहले निकालूंगा डायमीटर। स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हुए वायर का मैं डायमीटर फाइंड आउट करूंगा। वो डायमीटर लेट्स सपोज 0.2 मिलीमीटर है, तो 0.2 को मैं 2 के साथ डिवाइड कराऊंगा तो रेडियस 0.1 मिलीमीटर। मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 0.000
1 मीटर ये मेरे पास क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ वायर भी आ गया, पाई अगेन कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अब ये सारी चीजें तो ठीक है, बस मुझे देखना है कितना मैंने मैस रखा, लोड रखा और उसकी वजह से कितनी चेंज इन लेंथ हुई। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, टेबल्स में कुछ रीडिंग्स मेंशन है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियली तुम लोगों ने करना क्या है, मान के चलो अभी इन फ्रेम्स के साथ मैंने डेड वेट और हैंगर नहीं लटकाया हुआ, तो माइक्रोमीटर की जो रीडिंग यहाँ पे मुझे शो हो रही है वो हो रही है 0 0। जैसे ही मैं डेड वेट और हैंगर को लटकाऊंगा यहाँ पे, तो उसकी वजह से होगा कि जिसका वेट ज्यादा होगा वो वाला फ्रेम नीचे मूव कर जाएगा। तो लेट्स सपोज अब मैं कहता हूँ कि ये जो हैंगर है इसका वेट ज्यादा है, तो इसकी वजह से फ्रेम 1 फ्रेम 2 के रिलेटिवली थोड़ा सा नीचे मूव कर जाएगा। फ्रेम 1 जब नीचे जाएगा तो स्ट्रिप क्या होगी, बेंड कर जाएगी। फ्रेम 1 जब नीचे चला गया ना तो स्ट्रिप जो सी वो बेंड कर जाएगी। स्ट्रिप का बेंड करने से क्या होगा कि स्पिरिट लेवल में जो बबल है वो आगे या पीछे शिफ्ट कर जाएगा। ये जो बबल है इसका आगे या पीछे मूव करना, ये बता रहा है कि अब ये जो स्ट्रिप है एक्जेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है। अब फिर मैं क्या कराऊंगा, स्क्रू को कराऊंगा रोटेट। स्क्रू जब रोटेट होगा तो इसकी वजह से स्क्रू ऊपर जाएगा और इतना मैं रोटेट करवाऊंगा कि जो स्ट्रिप है ये एक्जेक्टली क्या हो जाए, एक्जेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए। कैसे पता चलेगा कि ये जो बबल है दोनों लाइंस के ट्रैप में आ जाएगा, इन बिटवीन आ जाएगा। जब ये दोनों लाइंस के इन बिटवीन आ जाएगा मतलब ये स्ट्रिप क्या हो गई, एक्जेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इनिशियली अभी मैंने कोई लोड नहीं डाला हुआ, सिर्फ हैंगर और ये जो डेड वेट है, ये कांस्टेंट वेट है, इसको लटकाया हुआ है, तो लोड अभी मेरे पास 0 है। तो तब जो मेरे पास माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है ना, मतलब हैंगर तो लटकाया हुआ लेकिन मैंने लोड एडिशनली कोई लोड नहीं डाला, तो माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है वो लेट्स सपोज मेरे पास आई है 0.42, मतलब 0 से ऊपर 1 से नीचे, पिच में 0 से ऊपर 1 से नीचे। और जो सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन है जो पिच स्केल के बिल्कुल सामने आ रही है वो 42 है, ठीक है। तो इसकी रीडिंग क्या होगी 0.42, ठीक है। जो सामने रीडिंग है वो 42 है और अगर ये 0 और 1 के इन बिटवीन है तो 0.42, ठीक। तो माइक्रोमीटर की रीडिंग 0.42। चेंज इन लेंथ अभी मैंने चूंकि लो नहीं डाला तो चेंज इन लेंथ भी नहीं होगा 0 और यंग्स मॉडुलस भी अभी कैलकुलेट नहीं होगा। तो इनिशियली अभी मैंने ये कर लेना। इनिशियली अभी मैंने क्या किया, हैंगर और डेड वेट को सिंपली यहाँ पे लटकाया है। अच्छा मैं पहली रीडिंग लेने जा रहा हूँ। पहली रीडिंग में मैं क्या करूंगा, 0.5 kg का लोड हैंगर में लटकाऊंगा। तो जब मैं 0.5 kg का लोड लटकाऊंगा तो ये जो फ्रेम है लोड की वजह से नीचे आएगा, स्ट्रिप बेंड होगी। स्ट्रिप बेंड होगी तो मैं स्क्रू को रोटेट करवाऊंगा ताकि जो स्ट्रिप है हॉरिजॉन्टल हो जाए। और स्ट्रिप जब हॉरिजॉन्टल होगी मुझे कैसे पता चलेगा, ये जो स्पिरिट लेवल है इसमें जो बबल है वो सेंटर में आ जाएगा, तो मतलब ये जो स्ट्रिप है ये एक्जेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अभी मेरे पास माइक्रोमीटर की रीडिंग थी 0.42, स्क्रू मेरे पास 0.42 पे, ठीक है। तो अब स्ट्रिप बेंड होगी, स्क्रू को मैं रोटेट करवाऊंगा। लेट्स सपोज अब जो माइक्रोमीटर की रीडिंग है वो मेरे पास आ गई 1.24, ठीक। अब मेरे पास चेंज इन लेंथ कितनी हुई, जो वायर है उसमें चेंज इन लेंथ कितनी हुई, पहले मेरे पास थी माइक्रोमीटर की रीडिंग 0.42, अब मेरे पास माइक्रोमीटर की रीडिंग है 1.24। 1.24 में से 0.42 को माइनस कराऊंगा तो मेरे पास ये चेंज इन लेंथ आ जाएगा कि बेसिकली ये जो लेंथ है वायर की वो कितनी चेंज हुई। तो यहाँ से जो डेल्टा एल है वो मेरे पास कैसे आएगी, 1.24 को माइनस कराऊंगा 0.42 से, तो मेरे पास चेंज इन लेंथ आ गया 0.82। चेंज इन लेंथ भी आ गया, मैथ्स भी आ गया, बाकी सारी चीजें पता है। यंग्स मॉडुलस मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.91 × 10⁻11, जो कि वैल्यू बड़ी ज्यादा नियर है स्टील की यंग्स मॉडुलस की। स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है वो 1.2 होता है और हम फाइंड भी स्टील का कर रहे हैं ना वायर का, 1.2 × 10⁻11 होता है। तो ये वैल्यू वेरी वेरी नियर आई है 1.91। दूसरी रीडिंग 0.5 kg का और लोड डालूंगा तो 1 kg हो गया। अब स्ट्रिप अगेन बेंड होगी, माइक्रोमीटर को मैं रोटेट करवाऊंगा, स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और माइक्रोमीटर की मैं रीडिंग देख लूंगा। लेट्स सपोज जो पिच है, पिच के उसने जैसे वो 2 को उसने क्रॉस कर लिया, पिच स्केल का 2 क्रॉस कर लिया और जो सामने रीडिंग आ रही है पिच स्केल के जो सामने सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन आ रही है वो आ रही है लेट्स सपोज 0.6 वाली 6 डिवीजन आ रही है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 2.06, मतलब 2 को क्रॉस कर लिया पिच स्केल के और जो सामने रीडिंग आ रही है वो आ रही है 6 वाली, तो 2.06 इसकी होगी वैल्यू। 2.06 को 1.24 से माइनस कराऊंगा, चेंज इन लेंथ 1.64 और ये यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस, और ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट आएगी। अब इसके बाद तुम लोगों ने लास्ट पे करना है कि ग्राफ को प्लॉट कराना है। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, एक तरफ तुम लोगों के पास होगा स्ट्रेस और एक तरफ तुम लोगों के पास होगा स्ट्रेन, ठीक है। जहां पे स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला NGL0 है। यहाँ पे सिंपली तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, एक तरफ तुम लोगों के पास होगा लोड, एक तरफ तुम लोगों के पास होगा चेंज इन लेंथ, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज ही नहीं ना हो रही। होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे तुम लोगों ने स्ट्रेस रखना है और एक्स एक्सिस पे तुम लोगों ने स्ट्रेन, और तुम लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी आती है वो इंडिपेंडेंट होती है ना, और एक्स एक्सिस पे मैंने स्ट्रेन रखा, तो मतलब जो स्ट्रेन है
वो इंडिपेंडेंट है स्ट्रेस से, या ऐसे भी कह सकते हैं जो स्ट्रेस से वो डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन पे। ठीक है, ये मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि जब एक बॉडी में डिफॉर्मेशन होगी, डिफॉर्म होगी, स्ट्रेन होगा, तो उससे होगा कि इंटरनली स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। तो स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस है। तो स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे या चेंज इन लेंथ एक्स एक्सिस पे, और लोड को मैं रखूंगा वाई एक्सिस पे। जब मैं ग्राफ को प्लॉट करवाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब इस इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन का मैं स्लोप फाइंड आउट कर लूंगा ना, तो वो मेरे पास आएगा यंग्स मॉडुलस, और जो स्लोप है उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसे मैं किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली स्लोप है क्या। स्लोप तुम लोगों को बताता है इंक्लिनेशन को, कि एक लाइन कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है। ठीक है, इस लाइन की स्लोप कम होगी, इस लाइन की स्लोप ज्यादा होगी, क्योंकि ये ज्यादा इंक्लाइंड है, ये कम इंक्लाइंड है। ठीक है, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी स्लोप जीरो होगी। तो स्लोप मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मतलब इस ग्राफ के ऊपर मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लूंगा, इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्टिव से x1 और y1 ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरे पास, और इसके रिस्पेक्टिव से x2 और y2 मेरे पास आ जाएगा। x1 y1 आ जाएगा, x2 y2 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी, और वो जो स्लोप है वो मुझे पता है कि यंग्स मॉडुलस। तो सारा प्रोसीजर जो है वो तुम लोगों की बुक में लिखा हुआ है। प्रोसीजर में वो यही सारी चीजें बताता है कि सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है, डेड वेट को लटकाना है, हैंगर को लटकाना है, और फिर तुम लोगों ने माइक्रोमीटर की रीडिंग को जो है वो नोट डाउन कर लेना है स्क्रू को एडजस्ट करने के बाद। फिर उसके बाद तुम लोगों ने लोड लटकाना है, माइक्रोमीटर की रीडिंग आएगी, उसे मेजर करना है। वो वाले माइक्रोमीटर की रीडिंग को पहले वाले माइक्रोमीटर की रीडिंग से माइनस कराओगे, चेंज इन लेंथ आ जाएगा, और फिर यंग्स मॉडुलस तुम लोगों के पास फॉर्मूला के थ्रू आ जाएगा। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।